हेलो दोस्त। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वही प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जब कल पढ़ा रहे थे तो अपने से ही वीडियो कट कर और फिर 4 मिनट का अलग से ये वाला जो बताए थे ये अलग से रिकॉर्ड हो गया था, ठीक है ना। हम बता देना चाहते हैं कि इस पर आपका क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायोलॉजी हो, सभी का आपको इस पर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग जाएँ, मेरे फोटो पर क्लिक करें, उसके प्ले लिस्ट में जाए, आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलेगा तैयारी करने के लिए। तैयारी करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल ये हम बता रहे थे, इसका अलग से रिकॉर्डिंग हो गया था अपने आप कट के। चलो इसको हम आज फिर समझा देते हैं। तो बता रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तब लास्ट स्थिति बता रहे थे कि जब वस्तु फोकस यानी एफ और ध्रुव यानी पी के बीच स्थित हो। फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बताए थे कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। और वो दोनों किरणों दर्पण के परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जहाँ पर आपस में दोनों काटती है प्रतिबिंब, वहाँ ही बनती है, ये बताए थे। या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती, प्रतिबिंब वहाँ ही बनती है। अब हम लेते हैं ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु लिए हैं। नियम बताए थे कि जब समांतर आएगी, जब मुख्य से समांतर किरण आएगी तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। और जब 90 डिग्री से दर्पण से टकराएगी या वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि वह 90 डिग्री पर दर्पण से टकराती है, इसलिए वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो वही नियम लगाते हैं। यह यहाँ वस्तु था, समांतर गई, फोकस से होकर चला गई। तो समांतर आपतित होगा तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर 90 डिग्री से दर्पण से टकराएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। और लौटते वक्त कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से क्यों जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से होकर किरण दर्पण से टकराती है तभी वो 90 डिग्री पर पड़ती है, अर्थात ये 90 डिग्री पर पड़ रहा है, दर्पण पर 90 डिग्री से टकरा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये किरण जब लौटेगी तो वक्रता केंद्र से होकर जरूर जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अब दोनों किरणों के बीच, ये किरण और ये किरण, दोनों के बीच दूरी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किरण को कितना भी आगे बढ़ा दें, कभी भी ये दोनों किरण आपस में काट नहीं सकती है। ये दोनों किरण आपस में काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी, जितना दूरी हम बढ़ाते जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी बढ़ते हुए जा रहा है। यानी इसको अगर अनंत तक बढ़ा देंगे तब भी ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए दूरी जा रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम पीछे की ओर जा रहे हैं, देखो पीछे की ओर जा रहे हैं, तो पीछे दूरी घटते हुए जा रहा है। यहाँ ज़्यादा दूरी, उसके बाद यहाँ कम, फिर ये दोनों के बीच यहाँ कम, तो पीछे दूरी घटते हुए जा रहा है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ये किरण को पीछे बढ़ा दे, तो पीछे जरूर न कहीं काटेगा। लेकिन किरण पीछे तो जा नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेंट किया हुआ तो पीछे तो जा नहीं सकते। तो कल्पना कर सकते हैं कि ये किरण दर्पण से टकराई, दर्पण टकराने पर पुनः उसी पथ पर लौट रहा है, अर्थात लौट रहा है तो लग रहा है ये पीछे से आ रहा है, तो लग रहा है यानी कल्पना कर रहे हैं तो उसको पीछे की ओर बढ़ाएं। और कल्पना करते वक्त हम उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं, टूटी हुई लाइन से दिखा रहे हैं। और ये किरण समांतर आई, फोकस से गई, तो फोकस से जा रही है तो लग रहा है ये पीछे से आ रहा है, तो इसको पीछे बढ़ाएं। तो देखे तो जब दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक बिंदु पर आकर यहाँ पर एक दूसरे को कट कर गया। हम जानते हैं कि जहाँ किरणें कट करती है प्रतिबिंब वहाँ ही बनता है, तो यहाँ कट किया तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अर्थात ये किरण वास्तव में एक दूसरे को कट नहीं किया है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी आभासी रूप से काट रहा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी। अब बता दिए थे कि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है सीधा, या सीधा बनेगा तो आभासी, या आभासी बनेगा तो सीधा, और उल्टा बनता है तो बताए थे वास्तविक। क्या बताए थे? वास्तविक। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब विवेचना क्या क्या है। तो ध्रुव और फोकस के, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी तक हम पांच रूल पढ़ाए थे, लेकिन सभी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा था, आगे की ओर बन रहा था, लेकिन यहाँ दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा है, ये छोटा है, तो देखो वस्तु से ये काफ़ी बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखो ये भी मुकज के ऊपर है, ये भी मुकज के ऊपर है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और सीधा बोले तो आभासी, और उल्टा बोले तो वास्तविक। और आभासी, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक, और उल्टा बोले तो वास्तविक। यानी बोले कोई प्रतिबिंब सीधा बना तो आभासी है, वास्तविक है तो बोलेंगे आभासी। कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो बताओ उस आभासी या वास्तविक है, तो उल्टा है यानी वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। ये बता दिए थे, सीधा बोले तो आभासी और उल्टा बोले तो वास्तविक। और अगला स्थिति लेते हैं,
जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, ये वाला था जब फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा था प्रतिबिंब। क्यों ये इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अभी तक हम जितना भी प्रतिबिंब बनाए थे सब प्रतिबिंब इधर बन रहा था, लेकिन ये दर्पण के पीछे चला गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला हम क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वस्तु को कहाँ रख देते हैं, ज़्यादा ध्रुव पर रख देते हैं, ध्रुव से सटा देते हैं, ध्रुव से सटा देते हैं यानी ध्रुव पर रख देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु को 7वां नंबर, जब वस्तु को क्या करेंगे, अगला है जब वस्तु को ध्रुव यानी पी से सटा कर रख दे, या ध्रुव पर रहे या सटा कर रहे, दोनों की बात है। तो जब वस्तु को ध्रुव पर या ध्रुव से सटा कर रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये अगला, तो ध्रुव से जब सटा कर, मान लो यहाँ पर यार ध्रुव है और इसी पर वस्तु को हम सटा कर रख दिए हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। इसका इमेज बनाना संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सटा के रख दिए तो किरण समांतर आएगी, क्या आएगी पता नहीं चलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर। क्या बनेगा? बराबर। जैसे हम रखे थे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखे थे, प्रतिबिंब बराबर बना था। उसी प्रकार जब ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा नंबर, सीधा बनेगा या उल्टा? तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अब सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक। कब? जब वस्तु ध्रुव यानी पी पर ही रखा गया हो, ठीक है ना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तभी हम तक हम पढ़ लिए कि अवतल दर्पण में किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और सभी को हम देख लिए थे, उसका रिवीजन भी करेंगे लास्ट में हम। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण में मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, हमेशा एक तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में हम बता दिए 7 तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में हम देख लिए कि प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, प्रतिबिंब बराबर भी बनता है, प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और प्रतिबिंब सीधा भी बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। यानी अवतल दर्पण को हम बताए थे, इस अवतल दर्पण क्या है? ऑलराउंडर दर्पण है, ऑलराउंडर दर्पण है। तो कहेगा वह कौन सा दर्पण इसमें सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर दर्पण है, इसमें सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण ऑलराउंडर दर्पण नहीं है। उत्तल दर्पण के सामने हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो मात्र एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, और वो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो समझ आना कि वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि वो दर्पण के पीछे किरण जा नहीं सकती। जब किरण जा नहीं सकती है दर्पण के पीछे, तो क्या करना पड़ेगा? कल्पना करना पड़ेगा। तो जब दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो उसको कल्पना करना पड़ेगा, तो इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे, जैसे मान लो ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने कहीं भी वस्तु रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी वस्तु रखो, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण, और ये गोल इस तरफ होगा, पीछे तरफ गोल होता है, तो इसका वक्रता केंद्र भी पीछे तरफ होगा। अब फोकस भी कहाँ होगा? पीछे की ओर होगा। और यहाँ ध्रुव हो गया है, वस्तु कहीं भी रखेंगे उत्तल दर्पण में, वस्तु कहीं भी रखेंगे, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, और प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो दर्पण के पीछे डायरेक्ट बोल दो, या बोल दो फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं, चलो बनाते हैं। ये एक उत्तल दर्पण, ये बना दिए हम एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, अर्थात उठा हुआ हो। इधर परावर्तक सतह है, जिधर हम अपना चेहरा देखेंगे उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है, यानी उठा हुआ है, तो ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मध्य वाला, यानी कि दर्पण के मध्य वाला बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी इसे पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और ये गोल पीछे तरफ हो रहा है, गोल किधर हो रहा है? दर्पण के पीछे तरफ हो रहा है, तो इसका केंद्र भी किधर होगा? पीछे की ओर होगा। किधर होगा? पीछे की ओर होगा। और ध्रुव और केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु होता है, मध्य में एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसे हम पढ़ा चुके हैं। चलो हम वस्तु को रखते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के चलो सामने मान लो यहाँ पर वस्तु रख दिए हैं, ठीक है ना। तो जब वस्तु को यहाँ पर रखें, इसका नाम दिए ए और बी। और आप लोग नियम जानते हैं कि समांतर आएगी, फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में तो जाएगी, अवतल दर्पण में जाती है, फोकस से जाती है, लेकिन यहाँ फोकस से जा नहीं सकता। फोकस से क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि फोकस था दर्पण के पीछे है, और किरण जो है दर्पण को पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं पार कर सकता है? क्योंकि पीछे पेंट किया हुआ है, तो किरण तो दर्पण को पार नहीं कर सकता है, इसलिए जाती हुई यहाँ प्रतीत होगी। जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो समांतर किरण आएगी, समांतर किरण आएगी, यानी मुख अक्ष से समांतर आपतित किरण, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी।
अच्छा ये बताओ, ये किरण टकराने के बाद इधर नीचे की ओर मुड़ेगा या ऊपर की ओर मुड़ेगा? तो ऊपर की ओर मुड़ेगा। ऊपर की ओर क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, जिधर मुड़ा हुआ रहता है उधर ही मुड़ता है। लेकिन ये फोकस के सामने से मुड़ेगा, फोकस के सामने से मुड़ेगा, यानी क्योंकि समांतर आ रही है, फोकस से जाते हुए प्रतीत होना चाहिए, इसलिए फोकस के सामने से मुड़ेगी। चलो हम लेते हैं फोकस के सामने से ले लेते हैं। फोकस के सामने से ले रहा है, ये ले रहा है, ठीक है ना। तो चला जाएगा इधर, देखो ये किधर चला गया? इधर। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा है, पीछे की ओर खड़ा है, और वो ये किरण को देखेगा तो बोलेगा किधर से किरण आ रहा है, इधर से नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फोकस से आ रहा है, यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। चलो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए टूटा हुआ लाइन से दिखाएंगे, टूटा हुआ लाइन से दिखा देंगे। कहाँ से दिखा देंगे? टूटा हुआ लाइन से हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण का सतह पता है। किरण तो ले लिए हैं, दूसरा किरण लेते हैं। दूसरा किरण यहाँ पर वक्रता किरण से होकर जाएगी, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, जो वक्रता किरण यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको लेना पड़ेगा, तो थोड़ा वस्तु और बड़ा करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लेते हैं, एक हम नियम पढ़े थे क्या, कि जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी, जितना डिग्री से टकराएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी। अगर वो 30 डिग्री पर आ रहे तो 30 डिग्री पर जाएगी, अगर वो 45 डिग्री पर आ रही है तो 45 डिग्री पर जाएगी, अगर वो 60 डिग्री से आ रहे हैं तो 60 डिग्री टकरा कर जाएगी, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगी। तो चलो यहाँ पर ध्रुव पर एक किरण हम खींचते हैं। कहाँ पर खींचते हैं? ध्रुव पर खींचे हैं। कहाँ खींचे हैं? तो जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, उतना डिग्री पर लौट गया है, जितना डिग्री पर आए उतना डिग्री पर लौट गया है। और जो व्यक्ति इधर खड़ा है वो देखेगा ये इस पर अथी को, ये किरण को, तो वो कहेगा कि पीछे की ओर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर समझो, ये किरण टकराई ऊपर की ओर चला गया, ये किरण टकराया नीचे की ओर चला गया, ठीक है ना। तो देखो ये किरण अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको इस तरफ आगे बढ़ा दें और इसको इस तरफ आगे बढ़ा दें, तो बताओ ये दोनों कहीं आपस में काट सकता है? कभी भी नहीं काटेगा। तो संभव है कि तब ये असंभव है कि आगे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने कभी भी आगे प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये किरण ऊपर की ओर जा रहा है, किरण नीचे की ओर जा रही है, दोनों एक दूसरे कभी नहीं काट सकते। जब दोनों एक दूसरे कभी काट ही नहीं सकता है, जब दोनों एक दूसरे को काट ही नहीं सकता है तो प्रतिबिंब बनना असंभव है। तो यानी आगे प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता है। तो इसलिए इसको हमारे पीछे बढ़ाए तो फोकस से चली गई, और ये भी लग रहा है पीछे की ओर से आ रही है, लेकिन पीछे से तो कभी आ नहीं सकते क्योंकि पीछे पेंट किया हुआ है। तो कल्पना करना है, तो कल्पना करते हैं क्या दिखाते हैं? डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो डॉट लाइन पीछे करेंगे, देखो दोनों कहाँ काट दिया? यहाँ पर काट दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पर बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, और काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बन गया है। यानी हम बताए थे कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। दर्पण के पीछे भी कहाँ पर? दर्पण के पीछे भी कहाँ पर? तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि वहाँ पर किरण पहुँचती नहीं है, पहुँचती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये हम देख लिए हैं। अब देखें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है? तो उसका पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो दर्पण के पीछे। यानी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे, आप लोग कहीं भी रख के देख लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ रखें, आप लोग यहाँ रख के कहीं भी रख के चेक कर लीजिए। एक समानता किरण लीजिए, एक यहाँ ध्रुव पर दीजिए, हमेशा पीछे की ओर बनेगा। क्यों पीछे की ओर बनेगा? क्योंकि यहाँ किरण फैल रही है, तो आगे बनना संभव नहीं है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे भी कहाँ पर? तो वक्रता केंद्र और पी के बीच, यानी सी और पी के बीच, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनेगा। दूसरा नंबर विशेषता क्या? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा या छोटा? तो देखो वस्तु यहाँ बड़ा है और प्रतिबिंब बना छोटा, यानी प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। हम यहाँ बोल रहे हैं हमेशा, क्या बोल रहे हैं? हमेशा। यानी प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है, ठीक है ना। और हमेशा कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। इसमें भी लिख देते हैं हमेशा। अवसर दर्पण में तो कहीं भी बन रहा था, जहाँ वस्तु अगर अलग अलग जगह पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी अलग अलग जगह पर बन रहा था। लेकिन इसमें वस्तु को कहीं भी रखो, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा। नंबर तीसरा बताओ, ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? तो देखो वस्तु दर्पण मुँह कस के ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी क्या है? मुँह कस के ऊपर है। दोनों क्या है? सीधा। क्या है? सीधा। और सीधा बोले तो आभासी। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, या आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं। क्यों आभासी? क्योंकि यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कल्पना कर रहे हैं, इसलिए काल्पनिक या आभासी। तो ये रहा उत्तल दर्पण की विशेषता। उत्तल दर्पण में मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु कहीं भी रखेंगे, मात्र एक ही तरह का प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। यहाँ हमेशा लिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, ध्यान देना है। हमेशा यानी कहीं भी रखो, हमेशा यही चार तरह के प्रतिबिंब बनना है, ठीक है ना। तो हमेशा दर्पण के पीछे, हमेशा छोटा, हमेशा सीधा और हमेशा आभासी और काल्पनिक। और बताओ, एक दर्पण में और बताए थे कि हमेशा आभासी बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। किसमें? तो वो बताए थे समतल दर्पण में। समतल दर्पण में भी वस्तु को कहीं भी रखो, ठीक है ना, समतल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो तो हमेशा क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में भी हमेशा आभासी, हमेशा सीधा, और छोटा उसमें नहीं बताए थे, समतल दर्पण में बताए थे बराबर, हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है। यानी समतल दर्पण में, समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे समतल दर्पण में भी हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आभासी या काल्पनिक बनेगा, लेकिन छोटा नहीं बनेगा। समतल दर्पण में क्या बनेगा, बराबर बनेगा। समतल दर्पण में क्या बनेगा, बराबर बनेगा। इस तरह प्रतिबिंब का किस तरह बनता है ये हम पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम इसको जितना ही पढ़ाए थे अवतल दर्पण में जिस 6-7 प्रकार का प्रतिबिंब पढ़ाए थे, और एक उत्तल दर्पण में पढ़ाए थे, इसको हम कम समय में चलो इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलो अभी हम जो प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखे थे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में हम 7 तरह का प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखे थे। चलो उसका शॉर्ट में फटाक से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो एक बनाते हैं हम अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। चलो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा है अवतल दर्पण, ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण बना दिए हैं। इसका मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसको गोल करेंगे, जब इसको गोल करेंगे तो गोला बनेगा। गोला बनेगा तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, मध्य बिंदु में क्या होता है, फोकस होता है। इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलो मिला देते हैं, ये मिला दो। ये मिला दिए हैं। अब हम बताए थे कि पहले एक वस्तु कहाँ रखे थे, अनंत पर। इधर मान लिए अनंत, क्या मान लिए हैं, अनंत। तो वक्रता केंद्र के जो इधर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं। वक्रता केंद्र के जो इधर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देखेंगे एक एक करके। वस्तु पहले कहाँ रखे थे, अनंत पर। उसके बाद धीरे धीरे हम लाए थे। तो चलो जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु जब कहाँ पर हो, अनंत पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर। ए बी एक वस्तु है और ये कहाँ पर है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। क्या बताया था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। तो ये भी बना था, ये बी ए। तो नंबर एक क्या, जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। दूसरा नंबर, अब वस्तु को लाते हैं अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु कहाँ लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो कहीं भी रख दो, यहाँ 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 कहीं भी रख दो। चलो हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को ला दिए हैं, जिसका नाम दे रहे हैं ए बी। वही वस्तु को लाए हैं, ये नंबर 2 हो गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताए थे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये हो गया बी ए, यानी 2 नंबर। फोकस और वक्रता केंद्र के कहाँ बनता है, बीच में बनता है। तो जब वस्तु कहाँ था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। तो 2 नंबर, ठीक है ना। अब वस्तु को लाते हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ लाते हैं, वक्रता केंद्र पर लाते हैं, ठीक है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाएंगे, 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 यानी नंबर 3, जब वस्तु कहाँ पर लाएंगे, वक्रता केंद्र पर लाएंगे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कितना बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा वस्तु है, ये हम पढ़ाए थे। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है, यानी 3 नंबर। चौथा नंबर, तो जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर, तो नंबर 2 यहाँ पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, नंबर 2। फिर नंबर 3, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नंबर 3 देखो कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब वस्तु को लाते हैं इधर, कहाँ लाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चलो वस्तु को लाते हैं, यहाँ पर चलो ला दिए, ठीक है ना। यहाँ पर चलो वस्तु को ला दिए, ठीक है। नंबर 4, वस्तु को कहाँ ला दिए हैं, वस्तु को ला दिए हैं, इसका नाम दे दो ए बी। वस्तु कहाँ ला दिए हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो चलो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं बना दो, चलो यहाँ बना देते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना था। नंबर 4, तो इसको नंबर 4 दो। अब वस्तु को लाते हैं कहाँ पर, वस्तु को लाते हैं कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर लाते हैं, फोकस पर। तो जब वस्तु को लाएंगे फोकस पर, वस्तु कहाँ लाएंगे, फोकस पर, यानी नंबर 5। जब वस्तु को लाएंगे फोकस पर, वस्तु को लाएंगे फोकस पर,
ठीक है ना, इसको नंबर देते हैं 5। जब वस्तु को लाए हैं फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में, यानी प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अनंत में, यानी प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। कहाँ बनेगा, अनंत में प्रतिबिंब बनेगा। कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, इसलिए इसको डॉट 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 दे रहा है, ठीक है ना, यानी कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अनंत बन रहा है तो अनंत बन रहा है तो कहाँ जाएगा प्रतिबिंब कहना मुश्किल है, इसलिए डॉट डॉट डॉट, इसका अंत नहीं हो रहा है तो इसको अंत नहीं किए थे, सबका अंत हो रहा है लेकिन इसका अंत नहीं हो रहा है, यानी अनंत में बन रहा है। अब वस्तु को कहाँ लाते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ लाते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। चलो वस्तु को लाते हैं अब ध्रुव और फोकस के बीच में। जैसे लाएंगे वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर तो अनंत चला गया था तो इधर बनना संभव नहीं है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, इस पार हो जाता है, दर्पण के पीछे बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है, नंबर 6, दर्पण के पीछे बनने लगता है, यानी कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनता है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है, यानी वहाँ पर कल्पना करना पड़ता है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, नंबर 6। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे है। अगर इसका नाम ए बी है तो इसको भी बोलेंगे ए बी, ठीक है ना। तो हम देख लिए हैं इस प्रकार शॉर्ट में, जो हम सातों पढ़े थे वो शॉर्ट में देख लिए थे। और एक सातवां देखे थे कहाँ, जो ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनता है, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनता है, और ध्रुव के अति बराबर बनता है, और ध्रुव पर ही बनता है, और आभासी बनता है, ये बताए थे। इस प्रकार हम देख लिए हैं। जब वस्तु कहाँ पर था, जब वस्तु अनंत में पर था, नंबर 1, तो नंबर 1 देखो, जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर। वस्तु से छोटा बन रहा है यानी प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये ऊपर है यानी सीधा है तो ये क्या बन रहा है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। क्या है, दूसरा नंबर, जब वस्तु को लाएं अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, ये 2 नंबर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नंबर 2 देखो, वक्रता केंद्र और अथी फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। और वस्तु जो है अभी भी, वस्तु जो है वस्तु से अभी भी प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है, ठीक है ना, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। जब वस्तु को लाएं वक्रता केंद्र पर, वस्तु को लाएं कहाँ, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना था, नंबर 3 देखो, वक्रता केंद्र पर ही बना था। जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब था, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब था। उसके बाद प्रतिबिंब में उल्टा है या सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। जब वस्तु को लाए थे नंबर 4, यहाँ देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो नंबर 4, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बना था। अब देखो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन गया। प्रतिबिंब क्या है, ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से बड़ा बन गया है। अब बड़ा बन गया है और सीधा है कि उल्टा है, तो देखो ऊपर है नीचे है, यानी उल्टा है। उल्टा बोले तो क्या है, वास्तविक है। नंबर 6, जब वस्तु को लाए थे फोकस पर, कहाँ लाए थे, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत में। कहाँ चला गया, अनंत में चला गया। कहाँ चला गया है, अनंत में चला गया है, ठीक है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो जब अनंत में चला गया तो कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, तो बोलेंगे बहुत बड़ा बनेगा। क्या बोलेगा, बोलेंगे बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। उसका सीधा कि उल्टा, तो देखो उल्टा बन रहा है, उल्टा बोले तो वास्तविक। अब जब वस्तु को लाए थे 6 नंबर स्थिति में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इधर तो अनंत में चला गया था, इधर प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, तो प्रतिबिंब किधर में जाएगा, दर्पण के पीछे की ओर जाएगा, दर्पण के पीछे की ओर जाएगा। अर्थात जब वस्तु है ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अच्छा, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो देखो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो देखो सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को इधर लेते आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जैसे जैसे वस्तु को हम किधर लेते आ रहे हैं, दर्पण की ओर लेते जा रहे हैं, दर्पण की ओर लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर भागता जा रहा है। देखो नंबर 1 यहाँ था तो प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ, नंबर 2 यहाँ थोड़ा दर्पण के नज़दीक लाए तो प्रतिबिंब इधर यहाँ आ गया, 3 यहाँ लाए तो 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ लाए तो 4 यहाँ आ गया, 5 लाए तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है ना। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के सामने लेते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता हुआ जा रहा है, दर्पण से दूर भागता हुआ जा रहा है। और साथ ही साथ क्या, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के सामने नज़दीक लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे देखो दर्पण पीछे प्रतिबिंब जो है पीछे की ओर भागते जा रहा है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर भागते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी प्रतिबिंब क्या है, बड़ा होते जा रहा है। यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, ये और ये नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है छोटा। क्या है, छोटा है। क्या है, यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई वो क्या है, वस्तु से छोटा है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बराबर, यहाँ पर क्या हो गया,
बराबर हो गया है। और ये दोनों में क्या है, तो बड़ा है, क्या है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु से बड़ा है। और ये तो बड़ा है ही, लेकिन क्या है, ये सीधा है, आभासी है और दर्पण के पीछे है। इस तरह हम देख लिए हैं, रिवीजन कर लिए फटाक से ना। अतः दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह बनता है, रिवीजन कर लिए। उत्तल दर्पण में तो मात्र एक ही तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे भी कहाँ पर, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। उसके बाद बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है और हमेशा आभासी बनता है। और एक बताए थे समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या बताए थे, समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, पीछे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो बड़ा या छोटा नहीं बनता है, वो हमेशा बराबर बनता है। हमेशा बोल रहे हैं, ध्यान देना। अब अवतल दर्पण में हमेशा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें हमेशा बोल रहे हैं। हमेशा क्या बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है। उसके बाद सीधा बनता है या आभासी बनता है, तो बनता है सीधा। क्या बनता है, सीधा। सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक, सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक। समतल दर्पण का विशेषता बता दिए। समतल दर्पण पढ़ाए थे, हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनता है, बराबर बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या पढ़ाए थे, जहाँ बराबर है वहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये देखना है, ठीक। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में। क्या है, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो हजामत करने में। हजामत करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे को बोलते हैं शेविंग, बोलते हैं ना, शेविंग कराने जा रहे हैं, शेविंग। तो दाढ़ी बनाने, हजामत करने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण। अच्छा, दाढ़ी बनाने और हजामत करने में समतल दर्पण का उपयोग ही क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण अगर लेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा छोटा, प्रतिबिंब बन जाएगा छोटा। प्रतिबिंब जब हमेशा छोटा बनेगा, तो नाई को जो है प्रॉब्लम हो जाएगा बनाने में। यानी उसको अच्छा से जो दाढ़ी बना रहा था, कहाँ पर बाल है, छूट गया है, कहाँ पर बाल है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में नहीं किया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रहता है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, और लेकिन बड़ा बनता है। अभी हम पढ़ाए थे, बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अच्छा, समतल दर्पण का क्यों नहीं करते, समतल दर्पण का भी कर सकते हैं। समतल दर्पण से अच्छा रहता है अवतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में जहाँ बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वहीं अवतल दर्पण में उस व्यक्ति से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर है, तो डॉक्टर द्वारा कान को जांच करने में, नाक की जांच करने में, दांत की जांच करने में, गला की जांच करने में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, समांतर आने वाली किरण कहाँ जाती है, फोकस है। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। यानी सभी किरण को एक बिंदु पर मिला रही है। तो जब बहुत सारा किरण अवतल दर्पण से टकराती है, तो एक बिंदु पर जब मिलती है, तो बहुत सारा लाइट देता है, इसलिए डॉक्टर को क्या है, देखने में सुविधा होता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा जो है कान, नाक, दांत, गला आदि को देखने में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 3, सौरल भट्टी में। कौन भट्टी में, सौरल भट्टी में, ठीक है ना। तो सौरल भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करता है, सौरल भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण बता चुके हैं कि अगर किरण आएगा, अवतल दर्पण पड़ेगा, तो क्या करेगा, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। तो देखो, जितना भी किरण अवतल दर्पण से टकराएगा, वो क्या होगा, सभी एक बिंदु पर मिलेगा। जब सभी एक बिंदु पर मिलेगा, तो काफ़ी मात्रा में उष्मा प्राप्ति होगा, यानी हीट प्राप्ति होगा। यानी काफ़ी मात्रा में जब उष्मा प्राप्ति होगा, तो वहाँ पर क्या, सौरल भट्टी में उष्मा प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ईटा उटा पक जाता है। तो वहाँ छोटा अवतल दर्पण नहीं होता, बहुत बड़ा अवतल दर्पण होता है, जिसके कारण बहुत सारा समांतर किरण आती है, फोकस से जाती है। और जो जिसको पकाना होता है ईटा उटा, उसको कहाँ पर रखता है, फोकस पर रखता है। तो फोकस पर सभी किरण जाती है और वहाँ पर एक साथ काफ़ी उष्मा देता है, जिसके कारण क्या होता है, ईटा पक जाता है। इसलिए सौरल भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में। तो अवतल दर्पण का अगला उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उस जो आगे वाला जो हेडलाइट होता है, ठीक है ना, उसमें भी किसका उपयोग होता है, हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग देखेंगे कि अगर यहाँ बल्ब है, तो उसके पीछे तरफ एक कटोरा लगा होता है, वो कटोरा क्या है, अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होने के कारण, तो हम जानते हैं जिसका सतह अंदर की ओर धंसा होता है, तो कटोरा क्या है, अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये कटोरा है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो कटोरा क्या है, अंदर की ओर धंसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और अभी जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें
गाड़ी का हेडलाइट में सर्च लाइट नहीं दिया था, दे दिया था अग्रदीप्त। क्या दिया था? अग्रदीप्त। तो अग्रदीप्त तो काफ़ी हिंदी वर्ड दे दिया था, बहुत सारा हिंदी वर्ड। तो अग्रदीप्त यानी आगे लगने वाला दीप्त यानी बल्ब में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता था? आगे जो बल्ब लगता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता था? आगे जो बल्ब लगता है उसमें कौन दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता था। अगर दीप्त भी लिखेगा तो कौन सा दर्पण मानना? अवतल दर्पण। नंबर 5, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है सौर कुकर में। सौर कुकर में यानी कुकर में जो सौर कुकर जो खाना बनाने वाला होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण ही है जो क्या करेगा? किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा, एक बिंदु पर मिलाएगा तो खाना बन जाएगा। नंबर 6 सौरल प्लेट में। कहाँ पर? सौरल प्लेट में। सौरल प्लेट में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे काफ़ी किरण क्या हो? सौरल प्लेट से टकराए और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो, जिससे कारण क्या होगा? वो सौरल प्लेट क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है ना? तो सौरल प्लेट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता था। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए हम कहाँ पर? पहले दाढ़ी हजामत के रूप में, फिर डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, गला आदि के जांच में, फिर सौरल भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कभी कभी अग्रदीप्त लिख देगा तो गाड़ी के अग्रदीप्त में किसका उपयोग करते हैं तो उसी का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौरल कुकर में, सौरल प्लेट में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण में हम बहुत तरह के प्रतिबिंब पढ़े थे, लगभग 7 तरह का प्रतिबिंब पढ़े थे, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? और उत्तल दर्पण में सिर्फ मात्र एक ही तरह का प्रतिबिंब पढ़े तो उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत कम है। चलो उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहले कहाँ होता है? देखो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन में। वाहन, चाहे वो वाहन कार हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो या कोई भी वाहन हो, तो वो वाहन में क्या होता है? वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग का वाहन है तो वाहन में क्या होता है? डंटे से यहाँ आईना लगा होता है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है? पीछे की वस्तु को देखते हैं। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर जो है पीछे की वस्तु को देखता है, तो पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको वो होता है उत्तल दर्पण। अच्छा, एक बात है, उत्तल दर्पण का उपयोग ही हम क्यों करते हैं साइड मिरर के रूप में? क्योंकि हम बताए थे कि उत्तल दर्पण से जब किरण टकराती है तो इधर चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर, और नीचे टकराएगा तो नीचे की ओर मुड़ा तो नीचे की ओर जाएगा। तो देखो इसका दृष्टिपरास, यानी अगर कोई वस्तु यहाँ भी है तो उसको भी उसका ही प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, क्योंकि इसका दृष्टिपरास काफ़ी बड़ा है। अवतल दर्पण का दृष्टिपरास बड़ा नहीं था। अवतल दर्पण का दृष्टिपरास बड़ा नहीं था। अवतल दर्पण अगर हम लेते थे तो इसका समांतर आया तो यहाँ से गया, समांतर आया तो यहाँ से गया। इसका दृष्टिपरास बड़ा नहीं था। इसका दृष्टि